जी बिजनेस में आपका स्वागत है। थैंक यू। सो प्लेजर टू हैव यू। सो मेरा पहला सवाल ये होने वाला है कि आपके ये पहले रिजल्ट्स हैं एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। हम देख रहे हैं कि मुनाफा 5% बढ़ा हुआ है, वीएनबी मार्जिन्स जो हैं वो 15.4% बढ़े हुए हैं, एनपीए कम है आपका, रिन्यूएबल प्रीमियम्स की बात करें तो वहाँ पर भी बढ़ोतरी है। किन फैक्टर्स ने इन रिजल्ट्स के नंबर्स को ड्राइव किया? वी ये हमारा पूरा कोशिश ये रहा कि हमारा वीएनबी मार्जिन बढ़े, हमारा नॉन पार शेयर थोड़ा बढ़ते जाए। अब 2022 से हम ये तय किए हैं कि हम जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा उसका बदलाव लाएंगे। जो नॉन पार के ऊपर हमारा ध्यान रहा, क्योंकि उसके पहले पूरा हम 92% पार में थे, तो उसको थोड़ा बैलेंसिंग करने का कोशिश रहा, डायरेक्शनल चेंज लाए थे हमारा। सो ये 2022 से ये पूरा कोशिश जारी है। पिछले साल में ये भी हुआ कि हम ये मास्टर सर्कुलर आईआरडीए के भी आया, उसकी वजह से हम प्रोडक्ट्स को भी चेंज करना पड़ा। अक्टूबर 1 से जो हम नए प्रोडक्ट्स पुराने प्रोडक्ट्स के जगह पे लाए थे, वो सब अभी टिकट साइज़ इम्प्रूव्ड टिकट साइज़ में चल रही है, तो हमारा मार्जिन उससे भी बढ़ता है। लो टिकट साइज़ जो हम नहीं दे पा रहे हैं वो उसमें थोड़ा मार्जिन कम रहता था। अभी फ़िलहाल हमारा वीएनबी मार्जिन, एपी ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिट्स, तीनों में इसके असर पड़ा है। और सर ये बतौर एमडी सीईओ आपके पहले रिजल्ट्स हैं, तो क्या डॉन्टिंग, क्या चैलेंजिंग टास्क था इस बार आपके लिए? ये चैलेंज तो सभी एमडी सीईओ को तो ऑलवेज इट हैज़ बीन देयर। तो हमको इसको और भी आगे लेके जाना हमारा पहला चैलेंज है। जो हमने अभी तक क्रिएट किए हैं उसको जारी रखना और उसके ऊपर और ग्रोथ लाना, ये हमारा चैलेंज रहेगा। और सर अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो एलआईसी बहुत समय से अनाउंस कर रहा है अपना फोरे। पिछली बार डेट भी दी गई थी 31 मार्च की, वो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो 31 मार्च बीत भी चुकी है। नहीं, वो हमने पहले अनाउंस तो किए थे, मगर इसको डिसाइड करने में ड्यू डिलिजेंस जो करना पड़ा और उसके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देने का आवश्यकता पड़ा। तो इसलिए हम अपने ऑप्शंस तो ओपन रख रहे हैं। हम पूरा जो भी ऑप्शंस हमारे सामने हैं वो हम पूरा उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अभी तो कुछ फ़िलहाल कुछ डेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम ये पूरा हमारा ऑप्शंस हमारे सामने तो जो है उसका एग्जामिन कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल इंश्योरेंस लॉस में भी थोड़ा अमेंडमेंट आ सकता है और द इंडस्ट्री रेगुलेशंस में भी हम कुछ चेंजेस आने की संभावना है, तो इसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जब पूरा पता चलेगा इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से हम आगे बढ़ेंगे। तो सर क्या कॉम्पोजिट लाइसेंस आने के बाद एलआईसी खुद इंडिपेंडेंट भी हेल्थ इंश्योरेंस में फौरे कर सकती है? अगर इंश्योरेंस लॉस में बदलाव आता है और ये कंपोजिट इंश्योरेंस अलाउ किया जाता है, एलआईसी के सामने तो ऑप्शंस रहेगा। मगर एलआईसी अभी ऑलमोस्ट 70 साल में हम घुस रहे हैं। 1 सितंबर को 69 ईयर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा तो फोकस यही है, एक लाइफ इंश्योरर। वी आर अ कोर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस इज अवर फोकस। सो दैट हमारा स्ट्रेंथ जो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है उसको और भी स्ट्रेंथन करने का भी हमारा पूरा कोशिश रहेगा। अगर एक्ट में चेंज आने के बाद अगर हम उस समय एक अपॉर्चुनिटी दिखते हैं कि ये भी हो सकता है, तो हमारा उस समय बोर्ड और शेयर होल्डर्स की अगर सहमति हो तो हम कोई भी ऑप्शंस उसके आगे चुन सकते हैं। तो जिस तरह से बातचीत हो रही थी ऐसा लग रहा था कि आपने एक कंपनी जो है फाइनलाइज कर ही ली है, बस अब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री उसकी अनाउंसमेंट ही बाकी है। बट अब क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्योंकि अब बहुत सी इंश्योरेंस ऑप्शंस आपके लिए ओपन है और आपने कहा भी है कि आपका मेन फोकस लाइफ इंश्योरेंस ही रहने वाला है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एलआईसी अपना मन बदल ले और हेल्थ में एंट्री ले ही ना? हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने एक कंपनी का फाइनलाइज कर चुके थे, नहीं। हम 3-4 ऑप्शंस उस समय भी एग्जामिन कर रहे थे। अभी फ़िलहाल आगे जाके हम उस ऑप्शंस को और थोड़ा डीप एग्जामिनेशन करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो कभी ये नहीं हुआ कि हमने एक कंपनी के ऊपर एक नाम हमने डिसाइड कर चुका और वो स्थिति का हमने कभी नहीं पहुँचे।
अभी हमारा ये है कि हम पूरा ऑप्शंस हमारे सामने जो है उसका एग्जामिन कर रहे हैं। फिलहाल ये दो रेगुलेटरी चेंज भी आ सकता है, लॉ का चेंज भी आ सकता है, उसके ऊपर भी हम उसके लिए भी वेट कर रहे हैं। उसके आने के बाद क्या करना है, क्योंकि हमारा पहला इरादा ये था, अब हमारा फोकस था कि हम एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर के रूप में एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। वो ऑप्शन तो कभी भी ओपन है, उसके लिए लास्ट में चेंज होने की ज़रूरत भी नहीं है, मगर उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस अभी चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा। तो एंट्री ना हो ऐसा भी हो सकता है? नहीं, आगे जाके हमारे बोर्ड और शेयर होल्डर्स इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर ये बनेगा। हम तो पूरा ऑप्शंस एग्जामिन करेंगे और उसका ये सामने इसके सामने रखेंगे, बोर्ड के सामने और इसके। और सर, जिस तरह से फाइनेंशियल वर्ल्ड डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, एलआईसी डिजिटल मोड में ज़्यादा टेक सेवी होने के लिए, ज़्यादा यंग जनरेशन को भी लुभावने प्रोडक्ट्स देने के लिए किस तरह के चेंजेस देख रहे हैं? हमने पिछले 18 महीने से हम एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं। डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट के नाम पे, डाइव के नाम पे एक प्रोजेक्ट हम शुरू किए हैं। बीसीजी हमारा कंसल्टेंट है इसमें उन्होंने हमके इसको पूरा जो उनका प्रोजेक्ट के हिसाब से जो 2 साल में बदलाव लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट के द्वारा हम कंप्लीट डिजिटल एंगेजमेंट, कस्टमर ऑनबोर्डिंग से लेके कस्टमर का जितना भी सर्विसिंग रिक्वायरमेंट रहेगा वो पूरा डिजिटल के रूप में देने का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। उसके साथ साथ एजेंट्स का भी, एजेंट्स और इंटरमीडियरीज का भी जो सपोर्ट होगा वो भी कंप्लीट डिजिटल रूप में करने का, तो एक कस्टमर ऐप और एजेंट्स ऐप का नया बनाने का प्रोजेक्ट जारी है। साथ साथ हम एक डेटा एनालिटिक्स, AI और ML इनका यूज़ भी करने का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये 3 भाग में जाएगा। जब ये और आगे बढ़ेगी, हम हमारा ब्रांच की फंक्शनिंग जो है उसका भी री इमेजिनेशन का ये प्रोग्राम इसमें है। तो आगे जाते हुए कंप्लीट डिजिटल सपोर्ट, कंप्लीट डिजिटल एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन की जो है वो रोल आउट हो जाएगी। और सर, आपने बात की कि अक्टूबर में जब नियम बदले तो आपने अपना प्रोडक्ट जो है उसको एक तरह से कईयों में बदलाव किए, ट्वीक किए। हम अक्टूबर में जो नियम बदले सरेंडर वैल्यू को लेकर भी, हम कितना इम्पैक्ट, क्या उसका पूरा इम्पैक्ट रिजल्ट्स में आ चुका है या हम अगले क्वार्टर में भी इम्पैक्ट देखेंगे? नहीं, रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा उसका नहीं रहा। इस रिजल्ट ये साइड इफ़ेक्ट है। उसका तुरंत इफेक्ट ये हुआ क्योंकि हमको हमारा प्रोडक्ट्स में मिनिमम सम एश्योर्ड को चेंज करना पड़ा। तो मिनिमम सम एश्योर्ड जो हमारा पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, पार प्रोडक्ट्स हैं, उसको 1 लाख से 2 लाख का चेंज करना पड़ा। और जो फर्स्ट ईयर सरेंडर का प्रोविज़न जब मास्टर सर्कुलर में आई थी, तो हम उसके लिए प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स और दो इंटरमीडिएरी एक्सपेंसेस का हम थोड़ा ट्वीक करना पड़ा, थोड़ा ट्रेल एंडिंग करना पड़ा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ़ पॉलिसी सेल में बहुत बड़ा असर 1 अक्टूबर से हुआ। हम पूरा कोशिश करके आए हैं, तो उसका असर जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने का हमने कोशिश करके आए हैं। तो वो नेगेटिव ग्रोथ पॉलिसीज़ में जो था वो अभी फ़िलहाल कम होता आ रहा है। शायद एक और क्वार्टर नंबर ऑफ़ पॉलिसी सेल में जो जितना हम ग्रोथ चाहेंगे उतना ग्रोथ हम नहीं कर अभी तक नहीं हो रहा है। शायद लास्ट 2nd क्वार्टर में ये ग्रोथ और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसका असर ये भी हुआ, हमारा एवरेज टिकट साइज़ बढ़ा है। मिनिमम सम एश्योर्ड बढ़ाने की वजह से टिकट साइज़ बढ़ा है, इसलिए APE का ग्रोथ भी है। और APE के साथ साथ हमारा VNB और VNB मार्जिन का भी ग्रोथ हुआ है। इसका असर तो थोड़े और एक क्वार्टर रहने का संभावना है। और एक और क्वार्टर। सर, और आपने टेक सेवी होने की भी बात की। जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में भी फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, क्या LIC भी किसी तरह से AI और ML, आपने बोला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्शन में भी कुछ खास कर रहे हैं आप? ज़रूर करेंगे। हम AI और ML को यूज़ के लिए भी जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो भी बना रहे हैं। और ये डिसीजन लेने में, अंडर राइटिंग में, क्लेम सर्विसिंग में और फ्रॉड डिटेक्शन में, तीनों में एक काम आएगा। और सर, हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो ऑफर फॉर सेल जो है 24 मंथ्स में 6.5% डाइल्यूशन, तो इसका क्या आपको कुछ नॉलेज है? कब हम नेक्स्ट ऑफर फॉर सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट आप किस तरह से LIC पर देखते हैं?
ये तो गवर्नमेंट का प्लान है। गवर्नमेंट का प्लान दीपम का सेक्रेटरी एक अनाउंसमेंट भी अभी पिछले दिनों में किए हैं। हम गवर्नमेंट के साथ पूरे साथ साथ चलने का तो काम ये है। गवर्नमेंट तय करेगा कि जी कितने परसेंट का किस समय ऑफ़र लाएंगे और किस रूप में लाएंगे, ये सब गवर्नमेंट के ऊपर है। जब भी वो करेंगे, LIC उनके साथ पूरी तरफ से कदम उठा के इसको सक्सेसफुल बनाने का कोशिश करेंगे। ये प्लान, प्रोग्राम और टाइमलाइंस गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। और सर IDBI स्टेक सेल भी ट्रैक पर है और वो भी जल्द ही एक्सपेक्टेड है, तो उसका जो भी स्टेक सेल के बाद पैसा आएगा वो आपने कुछ सोचा है कि उसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर लेंगे? नहीं, LIC ने ना सिर्फ इस एक IDBI सेल, हम तो हर चीज़ के लिए प्लान करना पड़ता है। हमारा एक कैश फ्लो रिक्वायरमेंट रहता है। हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो जो भी हम हर क्वार्टर में भी, अब तो IDBI की बात अब कर रहे हैं, कुछ शेयर्स हम खरीदेंगे, कुछ हम बेचेंगे, ताकि हमारा लायबिलिटीज़ को मीट करने के लिए जो कैश फ्लो चाहिए उसको हम मैनेज करना ही पड़ता है। हम तो इतने बड़े पोर्टफोलियो है, ये IDBI सेल उसमें एक छोटा हिस्सा है। तो जब ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन होगी, जो आएगा उसके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। जैसे सर? नहीं, मार्केट में जो भी वैल्यू हमारे लिए दिखता है उसके ऊपर हम जाएंगे। और काश करके तो एक नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत सारे इसमें जाएगा। और सर स्टेक सेल हम कब तक इस पूरी डील को कब तक क्लोज होते हुए देख सकते हैं? ये LIC के ऊपर नहीं है, एक गवर्नमेंट उसका पूरा कोशिश है। आप तो गवर्नमेंट से सुनते आ रहे हैं, शायद जब अगले कदम गवर्नमेंट अनाउंस करेगा, इसके नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। और सर हम FY26 के लिए अगर गाइडेंस पूछे तो वो आपकी क्या रहने वाली है? हम कभी गाइडेंस देने का प्रैक्टिस हमारा नहीं है। हम तो पूरा कोशिश है, पिछले सालों में जो भी हमने अनाउंसमेंट के रिजल्ट्स दिए हैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट के साथ हमारा रिजल्ट रहेगा, इतना हम बोल सकते हैं।